गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 13 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जिसको भी ये जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस हो रहा है इसका पीडीएफ चाहिए, जिसमें आर्टिकल्स प्लस जो भी इमेजेस आपको दिखाई देंगी वो सभी, प्लस जितने भी माइंड मैप यहाँ पर होते हैं वो सभी के सभी अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है जिसके अंदर एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह वीडियो के अपलोड होने से पहले ही आप लोगों को ये जो आर्टिकल होते हैं, ये जो पीडीएफ होते हैं वो मिल जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 5.7% इन दिसंबर। देखिए बहुत तरीके की इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन खुद में होता क्या है। इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो हमें आरबीआई को पहले समझना पड़ेगा। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्यों बनाया गया? देखिए अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अब सबसे आसान चीज़ हमारे पास क्या है समझने को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से किसका गार्डियन है? वो गार्डियन है यहाँ पर राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम जो है किसी इंडिविजुअल की, वो उसका गार्डियन है। अब इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाए, इनका गार्डियन कौन है? जुडिशरी। वो इनका ध्यान रखती है कि हाँ ये सब कुछ ठीक से होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे एक किंग होता है वो गार्डियन होता है अपनी प्रजा का या लोगों का, उसी तरह यहाँ पर आरबीआई है जो कि गार्डियन है इकोनॉमी की, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी गार्डियन होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम चलते हैं कि ठीक है, अब हमें समझ में आता है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की बात हो रही है यहाँ पर, तो महंगाई को कैसे कर्ब किया जा सकता है या क्यों उसको हर महीने बार बार अलग अलग तरीके से, कभी यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन की बात होती है, कभी यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात होती है, सीपीआई की बात होती है, कभी ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना चल रहा है ये सब बातें चलती है, कभी इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन होता है। तो ये क्यों बार बार नापा जाता है इसको? देखिए उर्जित पटेल जब यहाँ पर थे ना, हमारे आरबीआई के जो 2012 से लेके 2016 तक के यहाँ पर क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो जब ये थे तो इन्होंने एक नया आइडिया निकाला। इन्होंने लगा कि देखिए हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन जब हम महंगाई को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रोथ भी कम हो जाती है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम। इसी वजह से कुछ % ऑफ महंगाई तो रखना पड़ेगा, और अगर हम महंगाई को कम नहीं करेंगे तो भी आपकी ग्रोथ जो है और जो इकोनॉमी का चलना है वो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि रुपये की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम था। इसी वजह से इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो कि था 2 से 4 तक का, 2 + -4। ये क्या है 2 + -4? कि 4 से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 2% होगा, यानी महंगाई 2% हो तो ठीक है। अगर आप इसको प्लस कर देंगे 2 को 4 में तो यहाँ पर 6 निकल के आएगा। तो वो कहते हैं कि कभी भी आइडियल जो महंगाई का रेट होना चाहिए परसेंटेज का इकोनॉमी में, उसको 4% रखो। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कम हो सकती है, तो अगर माइनस हो जाए तो 2 तक भी ठीक है, प्लस हो जाए तो 6 तक भी ठीक है। इससे ऊपर अगर चली जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। अभी हम देखेंगे कि आरबीआई लाना चाहता है 4+2 के पैराडिगम में। वैसे 5.7 निकल के आया दिसंबर के अंदर, 2023 के दिसंबर का ये डाटा लिया गया है। और फूड प्राइजेस में इसमें कितनी ज़्यादा बढ़त हुई है, जो खाना होता था आपका, यहाँ पर 5% के बढ़ने की वजह से नेशनली 9.5% की बढ़त यहाँ पर महंगाई यहाँ पर दिखाई दी है। कि कोई चीज़ अगर पहले हम मानते हैं 10 रुपये की थी तो वो अब कितने की होगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 19.5 रुपये की। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रेट बढ़े हैं इसकी वजह से। फिर अगर अर्बन कंज्यूमर की बात करें कि जो शहरों में रह के यहाँ पर कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ को, तो उनका थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, जो कि है 10.42%। रूरल इंडिया के अंदर, क्योंकि रूरल और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर यहाँ पर चेंजेस, डिफरेंसेस दिखते हैं महंगाई के। इसी वजह से जो रूरल एरिया है वहाँ पर ये जो फूड प्राइजेस में चेंज आप देख पाएंगे वो 9% से निकल कर यहाँ पर आया था। खैर इतना ही हमें जानना था, समझना था कि क्या ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल
आर्टिकल जो कि बात कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क की, टाइगर रिजर्व ये है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सेंसस की गई है। और इंडिया के अंदर वोटर बर्ड, ये जो आप वोटर बर्ड देख रहे हैं यानी कि जो पानी के साथ रहकर ज़्यादा खुश रहते हैं या रहते हैं ज़्यादा, तो वो वोटर बर्ड्स यहाँ पर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मिले हैं। कहाँ की बात हो रही है? काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो खुद में यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। देखिए 2 दिन पहले ही यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूरा आया था, मैंने द हिंदू के अंदर ही उसको एक्सप्लेन किया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी सक्सेसफुल यहाँ पर जो हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर उसकी सक्सेस को यहाँ पर दिखाया गया था। उसके बाद अब मेरे लिए इसी वजह से आप लोगों के लिए एक सवाल है कि 2006 के अंदर जो यहाँ पर नेशनल टाइगर फोर्स बनता है NTF, उसके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। एंटी नेशनल टाइगर एक्शन फोर्स भी इसको बोल देते हैं, तो ये जो है इसके बारे में मुझे कमेंट के अंदर कुछ लिखिएगा। दूसरी बात है, हमें समझ में आता है कि जब यहाँ पर सबसे पहले एक्ट आता है, क्या एक्ट आता है? वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर एक्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो ये जो एक्ट था ये आता है 1972 के अंदर, और उसके बाद जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया जाता है। क्योंकि ये आर्टिकल आपको लगेगा कि ये आर्टिकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एडिटोरियल पे भी नहीं दिया गया, ऐसे ही किसी स्टेट के पेज पे द हिंदू पे था जिसके ऊपर, जबकि बहुत नीचे था, शायद नज़र भी ना जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बार बार ऐसे सवाल आते हैं, पूछा जाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में भी। मेंस में कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा? GS पेपर 3 में। पहले वाला जो आर्टिकल हमने किया वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट था? GS पेपर 3 में, प्रीलिम्स में भी था और मेंस में भी था। क्यों था प्रीलिम्स में? क्योंकि प्रीलिम्स में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन रेट है, वो लगातार कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ रहा है या के शेप तो नहीं हो गई है हमारी जो थी वो इस तरीके से डाउन आई है फिर से वापस बढ़ रही है, तो ये होता है आपका के शेप। तो के शेप तो नहीं निकल के आ गई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हर महीने हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। कभी क्या ये इन्फ्लेशन रेट कम हुआ था, कब हुआ था, अगर कम हुआ था तो ये कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहा था। तो ऐसे सवाल आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एड्रेस है जो 1 हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पर रहते हैं, यानी कि एक जिनका हॉर्न होता है, जिनका सींग होता है, और वो जो राइनो यहाँ पर रहते हैं, राइनोसोरस, तो उनका ये सबसे बड़ा सेफेस्ट यहाँ पर हाउस है। इसी वजह से ये कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये मैं आपको अभी अच्छे से दिखाऊंगी कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर है। और इसी वजह से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क्स होते हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे सबसे ओल्डेस्ट का आपको पता होना चाहिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर आपको लार्जेस्ट का पता होना चाहिए लद्दाख के अंदर, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क है, राइट। तो ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क और जो कुछ न्यूज़ में रहे हो पूरे साल, जैसे कि हमें कूनो नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कूनो नेशनल पार्क के बारे में? क्योंकि वहीं पर जो तंजानिया है वहाँ से यहाँ पर अभी क्या किया गया था, टाइगर्स को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया की तरफ से कि इंटरकॉन्टिनेंटल कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आए, टाइगर्स को लेके आए हम अफ्रीका के एक देश से, और उसके बाद हमने यहाँ पर इंडिया के अंदर कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, उसको यहाँ पे रखा। फिर हमें एक और नेशनल पार्क के बारे में याद रहना चाहिए जो कि है गिर नेशनल पार्क। देखिए गिर जो नेशनल पार्क है ना, ये बहुत फेमस है आपका प्रोजेक्ट लाइन के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइन जो था बिल्कुल एक्सटेंशन पे आके इसको शुरू किया गया था। तो ये जो गिर नेशनल पार्क था, पहले ऐसा समझा जा रहा था कि कूनो की जगह यहाँ पर गिर में इनको भेज दो, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा एरिया कम था या फिर हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंसी उतनी नहीं थी, तो इसी वजह से उसको कूनो में भेजा गया। तो ये है कि आपके न्यूज़ में थे। अब ये जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, तो इससे प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो पार्क आपको दिखाई दे रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ऐसा पार्क है जो 5th यहाँ पर आता है। पूरे के पूरे जो साइंटिस्ट ने एक तरीके से रिसर्च किया है, तो जितने सबसे ज़्यादा वोटर वर्ड यहाँ पर कंट्री में दिखेंगे उनमें से 5वें नंबर पर इस नेशनल पार्क के अंदर दिखाई देंगे। तो ये 5th नंबर पर आ रहा है। अभी के हिसाब से यहाँ पर 84,839 बर्ड्स हैं, 84,839 बर्ड्स जो है उनको यहाँ पर
पर देखा गया था 2021 से लेके 2022 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि जनगणना के हिसाब से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कितनी लिस्ट क्या क्या है नेशनल पार्क्स की इंडिया के अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया के अंदर अभी 106 नेशनल पार्क्स यहाँ पर हैं। कवरेज करता है लगभग 1.23% की यहाँ पर जो जितना भी लैंड मास आपको ये दिखाई दे रहा है, तो जितना ये लैंड मास है इसमें टोटल जो कवरेज कर रहा है यहाँ पर वो 1.23% की कर रहा है। फिर लार्जेस्ट की बात करें तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख के अंदर वो यहाँ पर लार्जेस्ट है, और मैं आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगी। ओल्डेस्ट यहाँ पर कॉर्बेट है, और मैक्सिमम हम देख पाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर 11 नेशनल पार्क्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर चलिए एक एक करके समझते हैं कि गोवा एक ऐसा शहर है जिसमें एक ही नेशनल पार्क है, जहाँ पर मोलम नाम का नेशनल पार्क हम देख पाएंगे। फिर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगेन यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है। लद्दाख में बात करें तो फिर से एक ही नेशनल पार्क है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, एक है कैलिबुल, दूसरा है यहाँ पर शिरोई। मिजोरम में यहाँ पर फिर से हम देख पाएंगे कि 2 नेशनल पार्क है मिजोरम के अंदर, और जो कि है मुरलेन और दूसरा है पागा पवन गुपई, या जिसको ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। नागालैंड के अंदर एक ही नेशनल पार्क यहाँ पर दिखाई देता है जो कि है इंतान की, और उत्तर प्रदेश में भी एक ही नेशनल पार्क है। देखिए कितनी बड़ी स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, और इसमें सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो कि है यहाँ पे दुधवा। तो ये जहाँ पर एक एक नेशनल पार्क है एटलीस्ट वहाँ का आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी खुद की स्टेट में कितने नेशनल पार्क हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो तो आपको पक्का याद रहने ही चाहिए। फिर हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जहां पर हम 2 नेशनल पार्क्स को यहां पर देख पाएंगे, एक है मोइलिंग नाम से और दूसरा है यहां पर नमदापा के नाम से। मेघालय में जाते हैं तो मेघालय के अंदर भी हम देख पाएंगे 2 नेशनल पार्क है जो कि है बलफकराम और नौकरिक रिज। बिहार के अंदर एक ही नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पर है वाल्मीकि। सिक्किम में हम देखेंगे फिर से एक ही नेशनल पार्क है जो कि है कंचनजंगा। फिर हम चलते हैं हरियाणा के अंदर, जहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स है। पहला नेशनल पार्क है यहाँ पर कालेसर के नाम से, और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर। पंजाब में हम देख पाएंगे एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है इंडिया के अंदर, तो वो पंजाब है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओडिशा में भी 2 नेशनल पार्क है, यहाँ पर बितरांकी का और सिंपली। उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ पर 5 नेशनल पार्क है, और उसी उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पर माना जा रहा है। उसके बाद गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए जैसे नंदा देवी हो गया, गंगोत्री हो गया, कॉर्बेट हो गया, ये तीनों तो वैसे भी याद रहेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, इनको याद करने की जरूरत है, तो थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं। फिर गुजरात में चलते हैं तो हम देख पाएंगे 4 नेशनल पार्क है, जैसे कि ब्लैक बुकू, गिर नेशनल पार्क जो कि मैंने आपको पहले बताया। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर प्रोजेक्ट लायन जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। उसके अलावा यहाँ पर नीलगिरी की यहाँ पर गिर काऊ भी मिलती है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 2-3 महीने पहले न्यूज़ में थी, जो कि ज़्यादा अच्छी है, इंडिजीनियस है। गिर का फॉरेस्ट है यहाँ पर, इसलिए भी आप इसको याद रख सकते हो कि गिर यहीं पे है। फिर हम मराइन की बात करेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में जो है, और उसके बाद है वनडेसा। त्रिपुरा में बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड, बिसन, ये सभी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिटी फॉरेस्ट, दाचिंगम। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। अभी हम कांची जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी हम बातें कर रहे हैं असम के अंदर जाके, तो उसको जरा देख लेते हैं कि असम के अंदर हमें समझ में आता है कि असम जो यहाँ से शुरू हो जा रहा है, यहाँ से लेकर, और ये इतनी जो टेरिटरी हम देख पाएंगे, ये असम की टेरिटरी को देख पा रहे हैं इधर। तो इसी में हम सबसे पहले देखेंगे कि बुक्सा नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। फिर मानस नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, वो हम देख पाएंगे। रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके बाद जो न्यूज़ में है काजीरंगा नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व भी है साथ में, तो ये भी हमें यहीं पर दिखाई देता है। चलिए ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बात हो रही है टॉप 20 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की। देखिए ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क। स्टेट क्या है, राजस्थान के अंदर है। एस्टैब्लिश होता है 1980 में, और यहाँ पर मिलते हैं टाइगर्स, लेपर्ड एंड बोर्स। अब बोर्स क्या है, टाइगर क्या है, इनमें फ़र्क क्या है लेपर्ड में, वो मैं आपको अगेन फोटोज़ के जरिए दिखाऊंगी। फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड है, 1936 में ओल्डेस्ट है। यहाँ पर
भी टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर बंधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि एमपी के अंदर है, 1982 के अंदर मिलता है। टाइगर, लेपर्ड, बियर्स यहाँ पर मिलेंगे। पेरियार नेशनल पार्क है जो कि केरला में है, 1982 में। अगर नीलगिरी लंगूर यहाँ पर मिलेगा और फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पर मिलेंगी। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, 1974 में बनता है। राइनोज मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि राइनोज का ये सबसे सेफ एड्रेस है। और कौन से राइनोज यहाँ पर है? वन हॉर्न, जिनका एक सिंग होता है, तो वन हॉर्न राइनोज यहाँ पर मिलेंगे। एलिफेंट्स है क्योंकि खुद में ये टाइगर रिजर्व है तो इसी वजह से यहाँ पर टाइगर भी मिलते हैं। सुंदरबंस जो कि सुंदरबन डेल्टा के ऊपर भी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में 1984 में है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है। फिशिंग कैट यहाँ पर मिलेगी। क्यों मिलेगी फिशिंग कैट यहाँ पर? क्योंकि ये जो सुंदरबंस है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सुंदरबंस के जो मैनग्रोव्स हैं, ट्रीज वगैरह है यहाँ पर, तो पानी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है, तो फिशेज़ यहाँ पर ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली। इसी वजह से कुछ ऐसी कैसे जो फिशिंग कैट यहीं पे मिलेंगी। फिर हम देखेंगे कान्हा नेशनल पार्क की, जो कि मध्य प्रदेश में 1955 में ये बनता है। टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। अब इन फोटोज़ में आप देखिए ये है टाइगर, और लेपर्ड और टाइगर में फ़र्क क्या है कि टाइगर जो होते हैं उसके पैचेस कुछ ऐसे सीधे तरीके से होते हैं, और लेपर्ड जो होता है उसके पैचेस कुछ इस तरीके से गोल गोल हमें दिखाई देते हैं। तो ये दो फ़र्क है इनमें। फिर हम बात कर रहे थे बोर की, तो ये वाइल्ड बोर है, यानी कि जंगली सुअर भी इसको बोला जा सकता है। तो ये होता है यहाँ पर बोर, जिसको उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पर जो हमारा मंकी है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था कि किस प्रकार से वापस आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो ये टाइगर्स की बात हो रही है, राइनोस की बात हो रही है। नीलगिरी जो लंगूर है, वो नीलगिरी लंगूर को यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसा वो दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए बियर्स की बात की गई है, और ये होती है फ्लाइंग स्क्विरल। देखिए ये जो गिलहरी है, जो ये किस तरीके से इसके जो ये हाथ है, ये पैर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, और इसी वजह से बहुत लंबा जंप लगा के इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि उड़ रही हो। फिर हम चलते हैं गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जो कि गुजरात में है, 1975 में बनता है। एशियाटिक लायन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कियोलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन्स यहाँ पर मिलेंगे। रूडीशल डक्स यहाँ पर मिलेंगी। मानस नेशनल पार्क असम के अंदर है, 1990। असम रूफ्ड टर्टल यहाँ पर मिलेगा। गोल्डन लंगूर यहाँ पर मिलेगा। फिर हम चलते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क में, जो कि कर्नाटका में है, 1974 में बना था। एशियन एलिफेंट टाइगर यहाँ पर मिलेंगे। पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में 1973 में बनता है। टाइगर, वुल्फ, चित्तल, स्लोथ बियर सब मिलेंगे। फिर सारिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में अगेन। उसके बाद ढूंढवा जो नेशनल पार्क है यूपी में है, 1977 में। टाइगर, राइना, सीरियस यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हम एशियाटिक लायन को देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्रेन की देख सकते हैं। ये जो है ये है आपकी रेड डक, कहाँ पर मिलती है? राजस्थान के अंदर। तो ये फोटो जो भी आप नाम सुन रहे हैं, अगर आपको वो एनिमल याद नहीं आ रहा है तो प्रीलिम्स में पक्का आपका जो सवाल है वो ठीक नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि 10 में से 1 सवाल ठीक हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात करें, कैसा दिखता है, कहाँ पे हो सकता है। फिर ये है आपका टर्टल, और कौन सा टर्टल है? ये रूफ टर्टल, क्योंकि इसके जो आप देख पा रहे हो शेल के ऊपर ये जो रूफ की तरह ऐसे ऊंचाई में आपको दिखाई देता है, इसी की वजह से ये रूफ टर्टल कहलाता है। फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे इनको, और ये जो है ये आपकी है चटल। देखिए ये एक तरीके से कैट ही है, और कैटी की प्रजाति से ये है, लेकिन काफ़ी अलग है। ऊपर हम इस तरीके से इसके ईयर को देख पाएंगे जो कि सींग की तरह दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के। और यहाँ पर हम देख पाएंगे जो कि है स्लोथ बियर, क्योंकि इसका चेहरा जो है वो स्लोथ की तरह। स्लोथ एक एनिमल आपने देखा होगा, बहुत स्लोली चलता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी बियर वाली यहाँ पर है, तो इसी वजह से। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में, 1988। टाइगर, लेपर्ड यहाँ पे मिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, 1980 में फिर बनता है। स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, रेड फॉक्स, ये सब यहाँ पे मिलेंगी। फिर हम चलते हैं हेमिस नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, 1981 के अंदर बनता है। फिर यहाँ पर मिलेंगे स्नो लेपर्ड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा, आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में ना होके कहाँ पे होगा? लद्दाख के अंदर होगा। और क्या है ये? इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फिर हम चलते हैं माधव नेशनल पार्क की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश में 1959 में। यहाँ पे इंडियन गजेला, नील गाय, सांबर मिलेंगी। हम चलते हैं एरविकुलम नेशनल पार्क केरला में, 1978। नीलगिरी तहर, अटलस मोथ, एलिफेंट। और लास्ट जो
इम्पोर्टेंट है वो है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर। देखिए यहाँ पे फिर हम चलते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे ऊपर के किस प्रकार से यहाँ पर मस्क डियर, कहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में ये होते हैं मस्क। ये जो दांत देख पा रहे हैं ना आप इस डियर के, इस तरीके से जैसे एलिफेंट के बाहर निकलते हैं, इसी प्रकार से कुछ हम देख पा रहे हैं। तो ये होता है मस्क डियर। कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर। फिर यहाँ पर लाल लोमड़ी की बात हो रही थी, हमने पहले एक रेड डक को भी देखा है, तो वो कहाँ पे थी रेड डक? वो थी राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो रेड फॉक्स की बात हो रही है ये भी हमें दिखाई दे रही है। कहाँ पे दिखाई दे रही है? रेड फॉक्स वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के अंदर मस्क डियर जहाँ पे मिलता है। इसी वजह से आप यहाँ पर स्नो भी देख पाएंगे। फिर यहाँ पर स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। देखिए ये फर्क होता है स्नो लेपर्ड का ये बच्चा और जो दूसरा लेपर्ड था, कि वो थोड़े से रेडिश होते हैं और ये थोड़े से वाइटिश होते हैं कलर के अंदर, और क्योंकि स्नो लेपर्ड है तो स्नो में ही मिलेंगे, तो इसी वजह से ये भी यहाँ पर है। इसके बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर जो कि नीलगिरी है। देखिए नील गाय जो है ना, ये माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो ये जो नील गाय है ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। इनके ईयर्स की आप शेप देखिए, इनके जो हॉर्न है ऊपर उनकी आप शेप देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये क्या इनका जो डिफरेंस है कैसे ये दिखाई देती हैं। तो हमेशा याद रखने को अब हमें रहेगा कि नील गाय जो है वो कहाँ मिलती है? माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं सांभर को। देखिए ये जो सांभर है और ये जो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सांभर है ये इस तरीके से दिखाई देता है। अभी एमपी में मिलता है। इसका नाम से मत सोचिएगा कि ये कहीं साउथ में होगा, कहीं तमिलनाडु की तरफ में मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। और कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ए केस डायरी फॉर द इंडियन पुलिस। लिखा गया है आर.के. राघवन के द्वारा, जो कि फॉर्मल सीबीआई के डायरेक्टर यहाँ पर रह चुके हैं। इन्होंने अभी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर के अंदर, जहाँ पर ये जो पुलिस ऑफिसर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के, उनके पूरे इंडिया से यहाँ पर एक्सरसाइज करवाई गई थी। लर्निंग एक्सरसाइज एक्सपीरियंस था उनके लिए, ये भी यहाँ पर जाते हैं आर.के. राघवन जी। और जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया है, IT का जो एरिया है, उसके यहाँ पर बोलते हैं कि उसमें यहाँ पर पुलिस के अंदर रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा पुलिस को कैपेबल बनाना होगा, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सिखानी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीट के अंदर आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिशियल से मिलते हैं यहाँ पर और साइन देते हैं कि कैसे जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन देखिए सवाल क्या आएगा मेंस में? सवाल पूछा जाएगा कि लॉ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, राइट? तो उन पे सोल्यूशन क्या होने चाहिए, ये सवाल आएगा मेंस के अंदर। कहाँ आ सकता है? GS पेपर 2 में ये ज़्यादा आने की संभावना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आर.के. राघवन बोलते हैं कि देखिए आज भी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि पुलिस की इमेज को लेके और फेडरल इशू को लेके। पुलिस इमेज क्या है? ये कहते हैं कि देखिए अभी जो हम इतने सालों से पुलिस स्टेट यहाँ पर बनी हुई है, वैसे तो इंडिया कैसी स्टेट है? एक वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट क्या है कि हम जो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं रक्षक है, और रक्षक होने के बाद भी आज भी कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं होगा जो पुलिस स्टेशन जाना चाहेगा। यानी जो पुलिस की इमेज है एक आम नागरिक के मन में वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही उनको डर लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज है, कहीं ना कहीं जो वो सोचते हैं पुलिस के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतने दशकों के बाद में भी आज भी जो पुलिस की हालत है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और आज तक कोई भी ऐसा पुलिस कमीशन नहीं है, केवल 1-2 को छोड़ के, जिन्होंने इन ऑब्जर्वेशन को करके कोई सोल्यूशन निकालने की बात की गई हो। और इससे भी बड़ी जो कॉम्प्लिसिटी है वो क्या है यहाँ पर? सेंटर और कुछ स्टेट्स के बीच में है कि आपके कुछ ऐसी पुलिस फोर्स होती हैं जो स्टेट के लिए सिर्फ काम कर रही है, कुछ ऐसी है जो यहाँ पर सेंटर के लिए काम कर रही हैं। तो वो जो फेडरल का प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि न्यू दिल्ली ने यहाँ पर IPS की एक पुलिस जो परमानेंट यहाँ पर बात होती है कि कुछ स्टेट में वो परमानेंट यहीं पर रहेंगे, उनके ऊपर यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि हमारे IPS जो है वो यहाँ से नहीं जाने चाहिए। फिर स्टेट बोल रहा है कि क्योंकि ये स्टेट के अंडर में आता है तो हम इसको किसी भी स्टेट में दे देंगे। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देती है, खासकर जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज यहाँ पर हैं। फिर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी है। देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे आपने पुलिस वालों को देखा होगा जिनके हाथ में टैब होता है, वो सारी जो उनकी FIR वगैरह की जो सारी चीज़ें वो उनको देते हैं। फिर वो लोकेशन के ऊपर कहीं ना कहीं जो विजिलियंस है, नज़र जो है वो ज़्यादा रखी जा रही है इसी वजह से। लेकिन स्टिल यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली जो लो लेवल का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टेबल होते हैं या सब इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर होते हैं वो फिर भी टेक्नोलॉजी से थोड़े से कम यहाँ पर समझे हुए होते हैं। बहुत सारा ऐसा यूथ है जो पुलिस लाइन में आकर करियर बनाना चाहता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से जो यहाँ पर टॉप करते हैं, समझते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो इसी वजह से सिर्फ ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है। ज़्यादा क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आईटी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और किस प्रकार से वो जो सोसाइटी है उसको और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द शेडो ऑफ पॉलिटिक्स दिखाई देती है। देखिए ये कह रहे हैं कि कैसे जो पॉलिटिक्स है उससे इसका बचा जाना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पर होता है, खासकर डेमोक्रेसी के अंदर। कोई भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोकल लीडर हो या कोई भी लीडर हो, जब वो आकर पुलिस फोर्स से कुछ बोलता है तो वो उनको मना नहीं कर पाते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। खासकर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए पुलिस वालों को, उनको देना चाहिए कि आप कभी भी किसी को भी मना कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कोई आपको किसी की भी बात मानने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। तो नो कहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन गया है और इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिपेंडेंस के लिए। जो ऑटोनॉमी है यहाँ पर पुलिस की, उसकी ऑटोनॉमी के लिए, उसके इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से जो पुलिस है उसको एक स्लेव की तरह ना देख के पॉलिटिकल डायरेक्टिव से, बल्कि अगर वो ऐसा करेंगे भी, अगर वो स्लेव बन भी जाते हैं, मान लीजिए वो कोई पॉलिटिकल है यहाँ पर लीडर है, वो उनको कुछ बोलते हैं, वो उन्हीं के अंडर काम करते हैं, तो वो उनकी जो ड्यूटी है उसके साथ यहाँ पर डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं ईमानदारी थी ना, वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के साथ। तो ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूएस यूके लॉन्च जॉइंट स्ट्राइक अगेंस्ट हाउती टारगेट रेड सी। देखिए सबसे पहले ये है क्यों इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पर मैटर आता है। तो इसी वजह से जीएस पेपर 3 में हम इंटरनल सिक्योरिटी में इसको देख पाएंगे, क्योंकि इंडिया के शिप्स के ऊपर भी यहाँ पे क्या किया गया है, अटैक किया गया है। लेकिन क्योंकि ये आईआर के अंदर यहाँ पर इंडिया इसका एज अ पार्ट नहीं है, तो पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया को इसका पार्ट होना चाहिए था ऐसा नाम लेके। क्या नाम है इसका, ऑपरेशन गार्डियन। इम्पैक्ट में हम इसको लिख सकते हैं, अगर वॉर के इम्पैक्ट्स में ये आता है तो ऑपरेशन गार्डियन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि यूएस की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और यूएसए जब इसको लॉन्च करता है तो बोलता है कि देखिए पहले 20 कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कहते हैं चलिए हम आपका साथ देंगे, हम इसमें आएंगे। और ये लॉन्च किया गया था किन के खिलाफ में, ये लॉन्च किया गया था जो हाउती का यहाँ पर रेबल ग्रुप है। ये रेबल ग्रुप क्या कर रहा है, इनको जो भी ऐसी कंट्री लगती है जो यहाँ पर इजराइल के साथ नहीं खड़ी है, ये उनके कमर्शियल शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं। ज़्यादातर जो कमर्शियल शिप यहाँ पर जाते हैं वो कैसे शिप होती है, यहाँ पर ऑयल बेस्ड होते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल को लेके जा रहे हैं। अगर वो अटैक कहीं ना कहीं उसमें ऑयल के ऊपर हो जाता है और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना, पूरा शिप ही फट जाएगा। तो इसी वजह से इनको स्ट्राइक करने के लिए यूएस और यूके दोनों प्लस इनके साथ 8 और कंट्रीज जो क्या बन चुकी हैं, ऑपरेशन गार्डियन को यहाँ पर साइन कर चुकी हैं, वो एक साथ आकर इनके प्रति यहाँ पर अटैक लॉन्च करने वाली है, स्ट्राइक करने वाली है। और इनको इतनी पावर कहाँ से मिलती है, इनको इतनी पावर मिलती है यूएन के चार्टर से। देखिए यूएन का जो चार्टर है ना, वो कहीं ना कहीं इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और इसी कारण से ये सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए हम अब यहाँ पर हमला करेंगे, और इसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पर करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि देखिए ठीक है, ये गुड डिस्कशन हुआ है उनके यूएस के जो सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन के द्वारा उनके साथ उनका, और वो बताते हैं कि हमारे कन्वर्सेशन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में बात हुई है, खासकर जो रेड सी का रीजन है उसके ऊपर बात हुई है, और जो सिचुएशन चल रही है वेस्ट एशिया और गाजा के अंदर उनके ऊपर भी दोनों लीडर्स ने आपस में बात की है। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि इंडिया यहाँ पर खुलकर इसका पार्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर वो इसका पार्ट बन जाता है तो फिर पूरा वर्ल्ड इंडिया को एज अ इजराइल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर देखेगा। हालांकि इंडिया का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, हम बहुत डिटेल में इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइंड मैप के साथ पढ़ चुके हैं। तो बहुत नुकसान हो रहा है इंडिया का, कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है, जो सामान को लेने की थी डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो अग्रीमेंट पहले हो चुके हैं उनकी वजह से फिर डिले हो रही है चीज़ें कि अग्रीमेंट में कभी किसी टाइम पहुँचाना था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया को इसकी वजह से देखने को मिल रही है। खैर यहीं पे आज का जो हमारा न्यूज़पेपर वो ख़त्म हो जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी यहाँ पर अभी तक था, और पढ़ते